सो हे गाइस। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था ओम लॉ। और अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के कुछ लॉ होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें से रेजिस्टेंस जो है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या करता है? डिपेंड करता है। ठीक है, तो उनमें से कुछ ये चार डिपेंड करते हैं, मतलब रेजिस्टेंस को ये इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला है लेंथ ऑफ कंडक्टर। देखो, कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाने, कंडक्टर क्या होता है? वायर। वायर या कंडक्टर जो कि मेटल का बना होगा, उसमें अगर चेंजेस लाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस पे। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, नेचर ऑफ मटेरियल से क्या फ़र्क पड़ता है, और टेम्परेचर के कंडक्टर से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं इन सब के बारे में आपको डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर और अ वायर डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर: लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है गाइस, तो पहला हम लोग का है इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। इस लाइन को समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास क्या है, एक ए पॉइंट है और मेरे को इस पॉइंट पे जाना है। इस पॉइंट पे जाने के लिए सबसे सीधा रास्ता क्या है? ऐसे जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एक रास्ता ले रहा हूँ ऐसे 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 करके घूम करके जाने का, तो मेरे को क्या हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? टाइम लग रहा है मुझे, मेरे पॉइंट डेस्टिनेशन तक पहुँचने में क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है। और टाइम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। तो अगर मेरा टाइम बढ़ेगा तो वो स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, अगर मेरा टाइम बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि हम लोग ने क्लास 9 में पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो अगर मेरा टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घट जाएगी। और तो आपको मालूम है कि स्पीड कौन स्लो करता है? चार्जेस की। मान लो कि बैटरी है, बैटरी में से चार्जेस निकले और इनको ऐसे ऐसे करके जाने में टाइम लगा। तो अगर मैं बात करूँ चार्जेस की स्पीड स्लो हो जाना, फ्लो ऑफ चार्जेस की स्पीड को स्लो हो जाना, तो वो क्यों होता है? तो वो होता है किसके कारण? रेजिस्टेंस के कारण। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, लेंथ को बढ़ाने से क्या बढ़ गया? मेरा रेजिस्टेंस बढ़ गया। वहीं अगर मैं यहाँ से तुरंत से जाऊँगा तो तुरंत से मेरे को कोई टाइम लगेगा क्या? नहीं, टाइम कम लगेगा तो स्पीड ज़्यादा होगी, और स्पीड ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ईजिली फ्लो हो जाएंगे, सॉरी चार्जेस ईजिली फ्लो हो जाएंगे, जिसके कारण रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो मैं इसमें एक रिलेशन निकाल सकता हूँ, R इज प्रोपोर्शनल टू एंस, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। समझ आ गया? मतलब है कि अगर हम लोग लेंथ बढ़ा देते हैं तो हमको ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसके कारण स्पीड स्लो हो जाएगी। और स्पीड कौन अफेक्ट करता है? रेजिस्टेंस करता है, तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। समझ आ गया गाइस? अब देखो, अगर लेंथ जो है उसको डबल कर दिया जाए, मतलब लेंथ को अगर डबल कर दिया जाए, तो ये क्या है? प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल क्या होता है? दोनों एक साथ बढ़ते हैं, तो ये भी डबल हो जाएगा। अगर मैं इसको हाफ कर देता हूँ, इसको 1/2 कर देता हूँ, ये भी क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है गाइस? अगर एक लॉन्ग वायर है मेरे पास जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा ही होगा, क्योंकि लॉन्ग है, लेंथ को बढ़ा रहा हूँ तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और मेरे पास अगर एक छोटा वायर है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है गाइस? अब हमारा जो अगला इफेक्ट है वो है क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? कोई भी सर्कल का जो टोटल का सरफेस एरिया होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला वही पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जिसमें आर जो होता है वो अपने को मालूम है रेडियस होता है, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में डी की जगह रख दूँ, डी की क्या रख दूँ? वैल्यू रख दूँ, तो क्या हो जाएगा? d/4। अगर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्या? π/4 इंटू डी स्क्वायर, π/4 इंटू डी स्क्वायर। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0.785। तो यहाँ पे ये डी है, तो ये क्या कितना हो जाएगा टोटल मिला करके इंटू डी? तो 785 इंटू डी का स्क्वायर है, तो स्क्वायर। ठीक है,
तो 785 इंटू डी का स्क्वायर। ये आपको कहाँ काम आएगा मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब देखो क्रॉस सेक्शन एरिया की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द डायरेक्टली इन्वर्सली, ये इन्वर्सली है, ठीक है गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा पानी गिर गया था तो उसको एडजस्ट कर लेते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। देखो कोई वायर होता है, जैसे कि मेरा वायर है, ये क्या है मेरा, सॉरी ये मेरा क्या है, वायर है, कंडक्टर है। कंडक्टर जो भी आपने देखा होगा वो आज तक क्या देखा होगा, गोल दिखा होगा, गोल दिखा होगा। तो ये जो है, ये वाला जो चीज़ है वो क्या होगी, थिकनेस ऑफ अ कंडक्टर। ये क्या हो गई, थिकनेस हो गई कंडक्टर की। और अब देखो कंडक्टर की अगर थिकनेस मोटी रहेगी तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, और अगर वहीं क्या कहते हैं उसको, अगर पतली हुई तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो कि मेरे पास एक पतली सी गली है, उसमें बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो वो भीड़ क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि अगर एक बड़ा सा ट्रक आ गया तो दूसरी कार तो निकल ही नहीं पाएगी ना। लेकिन अगर वहीं एक हाईवे है तो हाईवे में तो बहुत सारे ट्रक्स कार्स चलती रहती हैं। वैसे ही अगर एक पतली सी तार है और उसमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया, एक कूलाम के अंदर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या एक पतले से वायर में इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होने के कारण वहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगी, हीट जनरेट हो जाएगी, और हीट जनरेट होने से वो मेटल पिघल सकता है। आपको करंट फ्लो होने के कारण वहाँ पे हीट कैसे जनरेट होती है वो भी हमारे पास एक टॉपिक है, H=I²RT जूल्स लॉ, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको समझिए कि अगर करंट का मतलब अगर पतले वायर में से ज़्यादा चार्जेस फ्लो होंगे तो वहाँ पे हीट जनरेट होगा, ठीक है। वहीं अगर मोटा वायर लेंगे तो हमारे चार्जेस बहुत ईजिली ट्रेवल कर सकेंगे, वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा और वहाँ पे हीट जनरेट नहीं होगा, तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक हीट कम हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन होता है तो स्पीड स्लो हो जाती है। हमको मालूम है कि अगर हम लोग घिसते हैं तो वहाँ पे स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, जो कि आपने फ्रिक्शन वाले चैप्टर क्लास 8th में पढ़ाई होगा, ठीक है। और यहाँ पे फ्रिक्शन होगा नहीं, फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्पीड क्या नहीं होगी, रिड्यूस नहीं होगी। तो स्पीड रिड्यूस नहीं होगी तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्पीड ऑफ करंट किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस के अवेलेबल होने पे और नॉट अवेलेबल होने पे, ठीक है। तो इसी से हमको यहाँ मालूम चलता है अगर मोटा तार होगा मतलब एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इसलिए ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमको मालूम है कि यहाँ पे एरिया क्या है, CSA मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है गाइस। अब देखो मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जो एमीटर होता है उसकी तारें कैसी होती हैं, मोटी होती हैं, और रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर की वायर कैसी होती है, पतली होती है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि एमीटर जो होता है वो करंट को बताता है। अगर उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या वो करंट की रीडिंग सही दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। इसीलिए हम लोग जो एमीटर होता है उसकी तारों को, उसके अंदर की तारों को हम लोग क्या करते हैं, मोटा रखते हैं। कैसा रखते हैं, मोटा रखते हैं, थिक रखते हैं, जिसके कारण एरिया बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक कम हो जाता है, ठीक है। अब वोल्ट मीटर जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जब तक वोल्टेज को ड्रॉप नहीं करेगा, जब वोल्टेज को ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉप नहीं करेगा तो वो सही रीडिंग नहीं दे पाएगा वोल्टेज की, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप क्या होती है मैं आपको देखो समझो कि मतलब कोई चीज़ बैठी हुई है और उसको रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, वोल्टेज को रोक रहा है, तो वो क्या कहलाता है, वोल्टेज ड्रॉप कहलाता है। मतलब वोल्टेज का ड्रॉप करना ही वोल्टेज ड्रॉप कहलाता है, समझ रहे हो। कि जैसे कि आपकी वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो रही है, या एक बल्ब ने कितना वोल्टेज खाया या करंट खाया, वो क्या कहलाता है, वोल्टेज ड्रॉप कहलाता है, ठीक है। अब वोल्टेज ड्रॉप कब ज़्यादा होगा, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए ताकि कि वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो इसलिए हम लोग उसमें क्या लगाते हैं, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाते हैं। हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस इसलिए लगाते हैं ताकि उसका वोल्टेज ड्रॉप हो, और वोल्टेज ड्रॉप होगा तभी तो वोल्ट मीटर रीडिंग्स बताएगा, इसीलिए उसमें थिन वायर लगाते हैं। अगर थिन वायर का मतलब हो गया मतलब मोटी कम होगी, अगर मोटी कम होगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसीलिए हम लोग पतली वायर का यूज़ करते हैं। अब देखो ऊपर वाली लाइनों को देख करके हमको मालूम चला कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया की। तो यहाँ पे ये देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि आर कॉमन आ रहा है तो मैं
मल्टीप्लाई कर लिया, आर इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन में एरिया, ठीक है। अब देखो आर जो है वहाँ पे मैं अगर वो प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट क्या होता है, रो। क्या होता है, रो। रो जो होता है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है। इसकी ये किसको डिफाइन करता है, रेजिस्टिविटी को करता है। किसको करता है, रेजिस्टिविटी। ये किसको करता है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है वो आगे बताता हूँ आपको, ठीक है गाइस। तो आर इक्वल टू में रो एल अपॉन में ए इक्वल टू में रो ला, ठीक है। हम लोग ने पढ़ा है कि एरिया इक्वल टू में क्या होता है, पाई बाई डी स्क्वायर होता है। तो पाई बाई डी स्क्वायर की वैल्यू रखने पे ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है गाइस। अब देखो आगे देखते हैं। ये एक्चुअली मेरे लाइट बंद हो जाती है क्योंकि मेरा फ़ोन थोड़ा गर्म हो जाता है जल्दी, ठीक है। देखो हेयर आर रो, अगर मैं रो को बाहर निकाल लेता हूँ, रो को बाहर निकाल लेता हूँ तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा और ये डिवाइड में चल जाएगा। तो आर ए अपॉन में एल। अगर मैं ए की वैल्यू ये पुट कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, आर इक्वल में पाई बाई डी स्क्वायर बाई 4L। ये वैल्यू कैसे आई, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। ए इक्वल टू में 0.785 इंटू डी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ तो 0.785, जिसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे 0.785 इंटू डी स्क्वायर बाई एल, ठीक है गाइस। तो ये 3-4 फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं अगर डबल कर देता हूँ तो रेजिस्टेंस जो है वायर का वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ कर देता हूँ तो वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस जो होता है वो इस फॉर्मूले से कहाँ गया, हाँ इस फॉर्मूले से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया अगर मैं डायमीटर को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। लेकिन डायमीटर भी अलग रखा है, स्क्वायर अलग रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्क्वायर में बढ़ेगा और स्क्वायर में घटेगा। तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर। मतलब मान लो कि अगर आपको बोल दिया जाए कि डायमीटर को मैं डबल कर रहा हूँ तो रेजिस्टेंस कितना घटेगा, रेजिस्टेंस डबल का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स डिक्रीज होगा। क्या होगा, 4 टाइम डिक्रीज होगा। या मैं कह दूँ कि मैं हाफ कर रहा हूँ डायमीटर का, तो मेरे को बताओ कि रेजिस्टेंस क्या होगा, तो 4 टाइम इंक्रीज होगा। क्या होगा, 4 टाइम इंक्रीज होगा, ठीक है। इसको हम लोग आगे आने वाले एग्जाम्पलों की वीडियोस में देख लेंगे, ठीक है। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अब देखो कंडक्टर की कुछ मटेरियल प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे कि रेजिस्टेंस जो होता है वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि हम लोग हर प्रकार का मेटल थोड़ी यूज़ कर सकते हैं। अब क्या पतंग उड़ाने के लिए हर प्रकार का मांझा यूज़ कर सकते हो, हर अलग अलग प्रकार का मांझा यूज़ करते हो ना आप पतंग उड़ाने के लिए। कोई खींच का मांझा होता है, कोई ढील का मांझा होता है। वैसे ही कोई मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, कोई मटेरियल का रेजिस्टेंस कम होता है। तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि आयरन का जो रेजिस्टेंस होता है वो कॉपर के रेजिस्टेंस से 8 टाइम ज़्यादा होता है। क्या होता है, 8 टाइम ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग कॉपर का यूज़ करते हैं घर की वायरिंग के लिए, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस जो आयरन के रेजिस्टेंस से 8 गुना कम होता है। कॉपर का रेजिस्टेंस जो होता है वो आयरन के रेजिस्टेंस से 8 गुना कम होता है, 8 टाइम्स लेस होता है, ठीक है। लेकिन याद रखना कि सिल्वर जो होता है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। ओम मीटर क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो आपको लिखना है सिल्वर। लेकिन आज के टाइम पे पूछा जाए व्हाट इज़ द बेस्ट कंडक्टर फॉर कमर्शियल यूजेस तो आपको क्या लिखना है, कॉपर, ठीक है। सिल्वर और कॉपर का आपको मालूम चली गया होगा। बाकी हम लोग यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम भी यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट देखो, एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमी कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हो, ठीक है। इंसुलेटर क्या होते हैं, जो कि करंट को फ्लो होने से रोकते हो, ठीक है। और सेमी कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर ऐसे मतलब होता है मटेरियल जो कि दोनों प्रॉपर्टी रखता हो, दोज मटेरियल विच है प्रॉपर्टी ऑफ बोथ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मतलब देखो अगर वो गर्म होगा ना, अगर सेमी कंडक्टर गर्म होगा तो वो तो फिर कंडक्टर की तरह काम करेगा, वरना इंसुलेटर की तरह काम करेगा, ठीक है। लाइक इसका एग्जांपल होता है कार्बन और जर्मेनियम, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ
The resistance of all pure metal increase on raising the temperature and decrease on lowering the temperature. मतलब देखो, अगर हम लोग रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, मतलब सॉरी, मेटल के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, और मेटल का रेजिस्टेंस को घटाते हैं तो रेजिस्टेंस भी, सॉरी, मेटल के टेम्परेचर को घटाते हैं तो रेजिस्टेंस भी घटता है। मतलब ये दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। टी का मतलब है टेम्परेचर और आर का मतलब रेजिस्टेंस। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे देखो, इंसुलेटर जो होता है वो उसमें क्या होता है कि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस जो होता है वो घटता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। जबकि कंडक्टर में क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। कंडक्टर में क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। टेम्परेचर को बढ़ाने से बढ़ रहा था, घटाने से घट रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, उल्टा होता है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से इसमें क्या होता है, घटता है। जैसे कि मैं आपको समझाऊँ कि अगर मैं कंडक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा वो करंट पास कराऊंगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए वहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि स्पीड स्लो हो जाएगी। लेकिन इंसुलेटर में तो पहले से करंट नहीं जा रहा, और वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं जो कि मतलब कंडक्टर नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को। वहाँ पे क्या होगा, मतलब करंट तो जा रहा होगा लेकिन वो पास नहीं हो पा रहा होगा, जिसके कारण वहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगी, हीट जनरेट हो जाएगी और वो पिघल जाएगा। और पिघल जाएगा तो मान लो कोई तार के ऊपर अगर एक पीवीसी की कोटिंग दे रखी है, अगर वो तार से इंसुलेटर हट जाता है तो हमको क्या लग जाएगा, झटका लग सकता है। इसीलिए वो जो क्या था, इंसुलेटर था, उसमें हीट बढ़ने के कारण वहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो गया। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता तो हमको झटका नहीं लगता, लेकिन अब वहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो गया। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, और देखो रेजिस्टिविटी क्या होता है। अगर मेरे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है 1 मीटर है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला एरिया भी कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है। अब मैं इसको आपको समझा देता हूँ। अगर मेरे पास लेंथ 1 है और सी एस से 1 है तो रो का किसको हम लोग दिखा देते हैं, रेजिस्टिविटी को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो रो इक्वल्स में आर ए अपॉन में एल होता है। आर ए, देखो एल की वैल्यू मैंने बता दी आपको, ए की वैल्यू बता दी, तो वैल्यू पुट कर देंगे, 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा क्या, रो इक्वल्स टू में आर। ठीक है गाइस, अब मैं आपको इसकी रो की रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, सो गाइस आज की वीडियो का आखिरी टॉपिक है कि ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि ऐसा यूनिट जो होती है रेजिस्टिविटी की, वो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम होती है। और लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, मिलीमीटर होती है, किलोमीटर होती है, और बहुत होती हैं, लेकिन हम ये ही अभी 4 मान लो। ठीक है, बाकी बहुत सारी होती है, फीट भी होती है, सब कुछ होता है। ठीक है, लेकिन बस आप ये मान लो। और क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकलते हैं, जैसे कि अपने को किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो एल इंटू बी, लेंथ भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो मीटर से मीटर का स्क्वायर होता है। ठीक है, ए इंटू ए स्क्वायर होता है ना, वैसे तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर। जब ये सारी वैल्यूज़ मिलीमीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में और मीटर में दे रखी हूँ तब ऐसा होता है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। देखो आर इक्वल टू में ओम होता है, ओम कर दिया। ए इक्वल टू मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, मीटर स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एम इंटू एम लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया। और एल को एम लिख दिया। ठीक है, मतलब मीटर मीटर मीटर, ये मीटर से मीटर कट गया, बचेगा क्या, ओम मीटर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम मीटर। अगर आपको सेंटीमीटर में देखा हो तो सेंटीमीटर भी होती है, ओम सेंटीमीटर, ओम किलोमीटर, सब होती है। देखो आगे देखते हैं। कॉपर की जो रेजिस्टिविटी होती है तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से 1.62 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर होती है। ठीक है, और एल्यूमिनियम की होती है 2.63 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, और सिल्वर की होती है 1.60 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा लॉ ऑफ रेजिस्टेंस वाला वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है और अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और
थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और ताकि कि हम अगली वीडियो में डाउट क्लियर करेंगे। अगली वीडियो का टॉपिक मोस्टली हमारा न्यूमेरिकल से रिलेटेड रहेगा, हम लोग सारे न्यूमेरिकल करेंगे। वीडियो को आने में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, तो वीडियो को आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन जल्द से जल्द मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।